स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों इतना इसका बोल बच्चन है या ये हमें क्यों हाई फेचिंग मार्क्स दिलाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो जग जाहिर है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में हाईएस्ट नंबर मिलते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिंदी माध्यम से। क्या ये स्कोरिंग है? क्या ये साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए ही लाभदायक है या कोई कोई भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो ये एंथ्रोपोलॉजी को ले सकता है। तो चलिए इसके ऊपर एक गहन विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि हिंदी मीडियम के लिए एंथ्रोपोलॉजी कैसा होगा। देखिए, पहली बात है कि मानव विज्ञान को अगर देखें तो ये बोल बच्चन क्यों है, इतना बोल बच्चन क्यों है। पहली बात है, यहाँ पे समझने की बात है कि मानव की जो समझ होती है, अगर कोई भी स्टूडेंट एक्स वाई जेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर मानव विज्ञान को वो ऑप्शनल के रूप में लेता है तो मानव की समझ उसकी बेहतरीन हो जाएगी। पहली बात है, मानव की समझ बेहतरीन हो जाने का मतलब क्या है कि आप एक छोटे से वर्ड में समझिए कि गर्भ से लेके कब्र तक कब्र तक की पूरी समझ मानव के बारे में हो जाएगा। इस ऑप्शनल को लेने के बाद हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। जो मानवीय नजर है, जो ऑप्शनल ये लेगा उसका दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑप्शनल लिया है तो मैं ये समझता हूं कि मेरा दृष्टिकोण देखने का अलग हो गया है, चाहे वो कल्चर को लेके हो, संस्कृति को लेके हो, चाहे कोई भी हमारी प्रथा हो, रीति रिवाज हो, वो सब आपको देखने का नजरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि हम ऑप्शनल लेते हैं और ऑप्शनल लेने के बाद हम अच्छा स्कोर करेंगे, और स्कोर करेंगे तो हम क्या करेंगे, आईएएस या पीसीएस बनेंगे। जब आप फील्ड में जाओगे तो एक प्रशासक के रूप में, एक शासक के रूप में या प्रशासक के रूप में आप बहुत चीजों को एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक तरीके से सोचेंगे और विश्लेषण करेंगे। और यही नहीं, ये जितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे आईएएस पीसीएस में, उसमें आपकी थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आपका अप्रोच अच्छा होगा। क्यों भैया? क्योंकि एक प्रशासक क्या करता है, समाज से ही रिलेटेड होता है और समाज को ही व्यवस्थित करने में ही वो प्रशासक अपना क्रियाकलाप करता है। तो अगर समाज को जो बेहतर तरीके से समझेगा तो वो प्रशासक नो डाउट अच्छा होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जितने आईएएस पीसीएस होंगे उसमें भी आप टॉप रैंकर में होंगे। आपका अप्रोच और दृष्टिकोण, ये सब को लेके आपकी सराहना होगी। नेक्स्ट क्या, इस एंथ्रोपोलॉजी को लेने से क्या फायदा है कि मुख्य परीक्षा में मदद, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो हमारा मुख्य परीक्षा है उसमें हम एंथ्रोपोलॉजी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। मुख्य परीक्षा में भी ये बहुत यूजफुल है। कैसे? ये बोली हुई बात नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मुख्य परीक्षा में हम लोग जो देखने का नजरिया है, मुख्य परीक्षा में लिखने का नजरिया है, वो सडनली चेंज हो जाएगा। उसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा में हमें मालूम है पेपर कौन कौन जीएस में आता है। तो जीएस 1 से लेके 4 तक हमारा क्या होता है, जीएस का पेपर होता है। अब देखो, जीएस 1 में आपका सोसाइटी है, तो यहाँ पे हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, जीएस 2 में आपका सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस, यकीन मानो, जो सामाजिक न्याय है वो एंथ्रोपोलॉजी के सेकंड पेपर से सारे कवर हो जाएंगे। कवर तो होंगे, साथ ही साथ में आपका दृष्टिकोण भी चेंज होगा। वहीं जीएस 4 में आपको हेल्प करेगा। जीएस 4 में इतने केस स्टडी आपको मिलेंगे, इतने केस स्टडी मिलेंगे कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे, और इतने डायमेंशन मिलेंगे आपको लिखने का। जैसे कि सीधी बात है कि नैतिक व्यवस्था को स्थापित करने में व्यवस्था में नैतिक व्यवस्था को स्थापित करने में समाज की भूमिका, अगर समाज की भूमिका पूछ लिया तो आप यकीन मानिए, जो लोग आंसर लिखेंगे और एक एंथ्रोपोलॉजी के रूप में आप स्टूडेंट रह के जो आंसर लिखेंगे, मच डिफरेंस होगा। यही नहीं, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे जैसे आप मान लीजिए कि जब इस पर्सनालिटी स्कूल पढ़ेंगे, पर्सनालिटी या ये कह लीजिए व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें व्यक्तित्व स्कूल के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो उस व्यक्तित्व स्कूल में हम अभी थिंकर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति से क्या बनता है, व्यक्ति से हमारा
समुदाय बनता है, समुदाय से हमारा क्या बनता है, समाज बनता है, और समाज से हमारा कोई नेशन बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि जो रूथ बेंडिक्ट हैं, रूथ बेंडिक्ट ने बोला था कि अगर व्यक्ति के समाजीकरण, जैसा समाजीकरण होगा वैसा ही समुदाय या समाज का क्या होगा, संस्कृति के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। अगर मान लो कि ये व्यक्ति ऐसो आराम या लुटेरा या कुछ भी कहो कि महिलाओं के प्रति हीन भावना रखता है, तो समाज, इसी से समाज जो बना है वो उसकी संस्कृति भी कैसी होगी, ऐसी होगी। लेकिन अगर वही व्यक्तित्व किसी आदमी का बहुत अच्छा है, तो वो मिलके जो समाज बनाएंगे तो वो समाज भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं कि भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, विश्व में अद्वितीय माना जाता है, टॉप क्लास की संस्कृति में मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसको व्यक्ति फॉलो करते हैं। अब व्यक्ति क्या कर रहा है कि पहले अध्यात्म की तरफ था, अध्यात्म से अब किधर, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत, या इसको कहें उपभोग की प्रवृत्ति को अपना रहा है। तो जो मेडिटेशन और हमारे कल्चर माना जा रहा था, अब क्या हो रहा है, उपभोग की प्रवृत्ति आने की वजह से हमारा इंडियन कल्चर अब ट्रांजिशन स्टेट में आ गया है। ट्रांजिशन स्टेट में आ जाने के कारण ये जो हमारी पारंपरिक रीति रिवाज थी उसमें बहुत सारी तब्दीलियां देखी जा रही हैं। तो इसके ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़े, इसका एनालिसिस करने में एंथ्रो का स्टूडेंट ज्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकता है और जीएस 4 में बहुत अच्छा एनालिसिस करके आंसर लिख सकता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है कि निबंध में भी हमें एक समाज पे लिखने के लिए आता है, समाज एवं नैतिकता आ जाए या समाज के ऊपर दृष्टिकोण की बात आए, तो जो एंथ्रोपोलॉजी वाला, जो मानव विज्ञान का स्टूडेंट लिख सकता है, वो दूसरे स्टूडेंट से डिफर होगा और वो तार्किक रूप से कोई केस स्टडी लेके बताएगा, नेक्स्ट है कि ये एक सरल विषय है, यकीन मानिए ये बहुत सरल विषय है और इतना इंटरेस्टिंग है कि आप अगर एक पार्ट है जहां पे बहुत ज्यादा कवर होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान को अगर पढ़ने लगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा कि एक नॉवेल की तरह पढ़ेंगे और अपने आप को प्रस्तुत करने का स्कोप भी इसमें बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि मानव विज्ञान का बोल वचन ज्यादा है। क्यों? मानव की समझ अलग देता है, दृष्टिकोण अलग देता है, प्रशासक के रूप में उपयोगी है, मुख्य परीक्षा में मदद करता है, निबंध में आपको अलग आयाम देगा, जीएस 4 में, जीएस 1 में, जीएस 2 में आपको हेल्प करेगा, सरल विषय के रूप में है और अपने आप को प्रस्तुत, जितना अच्छा क्रिएटिव होगे उतना ही अच्छा इस पे प्रस्तुत करोगे, मेंस में नंबर पाओगे। तो इस प्रकार ये मानव विज्ञान बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अब बात कर लेते हैं कि डर क्यों लगता है, कोई भी एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल के रूप में लेने से क्यों डरता है। पहला तो एक मिथ हो गया है कि एक विज्ञान का ही विद्यार्थी समझ सकता है इसको। क्यों? क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी के लिए इसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, शारीरिक मानव विज्ञान, और जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी के बारे में है। इसको लेके एक मिथ बन गया है, एक डर सा समा गया है बच्चों में, क्या कि ये सिर्फ विज्ञान का विद्यार्थी ही समझ सकता है और कोई नहीं। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो बीए किए हुए हैं, वो इसको ऑप्ट करके अच्छा स्कोर पा रहे हैं। तो आप लोग का ये कहना होगा कि सर वो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम में ऐसा क्या है? यकीन मानिए हिंदी मीडियम भी है, स्कोरिंग है। डर लगता है शारीरिक मानव विज्ञान से, लेकिन जब एक बार इस पे बात करते हैं कि क्यों शारीरिक मानव विज्ञान, आगे बात करते हैं कि क्यों डर लगता है और क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे बहुत सरल इंटरेस्टिंग वे में सीख सकता है। दूसरी बात, डर लगता है कि कैसे करंट से एकीकृत करें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत आसान है कि जो इंस्टीट्यूट हैं वो निकालते हैं पेपर, इसके बारे में अप टू डेट करते हैं, लेकिन हम जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इससे डरते हैं कि कैसे अपडेट करें। अपडेट करने के लिए कोई नहीं, आप जो द हिंदू पढ़ रहे हो या कोई भी पत्रिका पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें जो अपडेट होता है वो निकल जाएगा। बाकी हम वेबसाइट बताएंगे, वहां पे आप जाओ, या हमारे टेलीग्राम पे जो एंथ्रोपोलॉजी का ग्रुप है यूपीपीएससी मेंटर के नाम से, उससे जुड़ जाओ, हिंदी में हम प्रोवाइड करेंगे। तो इससे डरने की बात नहीं है, ये तो अप टू डेट रहोगे इससे।
तीसरा डर लगता है, नेक्स्ट डर लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ, लिखा बहुत बड़ा है सिलेबस, लेकिन अभी नेक्स्ट स्लाइड में जब हम सिलेबस का चर्चा करेंगे तो इतना छोटा दिखेगा। जब एक चैप्टर को ओपन करके लिखा जाएगा तो वो आपको सिलेबस ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। और सब्जेक्ट में क्या, एक चैप्टर का नाम दे दिया गया है, लेकिन उसमें किस पे इंफेसिस है, एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि इस पे इंफेसिस है। हमारा यूपीएससी की बात करें चाहे पीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें, तो सिलेबस बड़ा नहीं है। तो ये सारा मीथ है। क्यों मीथ है, इसको लेके हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, पहली बात है कि इसमें हमने बोला कि डर के आगे जीत है। एंथ्रोपोलॉजी में जो फिजिकल या साइंस से डरते हैं कि थोड़ा बहुत डर है, क्या अपने बारे में नहीं जानते हो? चलो हम कॉमन मैन की तरह बोल रहे हैं, क्या ये खोपड़ी है, चेस्ट है, हैंड है, लेग है, ये जानते हो कि नहीं? ये पेल्विक रीजन है, तो क्या इसके बारे में जानते हो कि नहीं? और इतना तो जानते होगे कि इनका नाम क्या है। नहीं जानते हो तो एक बार नाम साइंटिफिक रूप में क्या बोले जाते हैं बस वो जान लो। अब हम कैसे बने, हम कैसे ओरिजिन हुए? हम लोग जानते हैं कि कपी से मानव का विकास हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते जाइए। कपी से क्या है, मानव का विकास हुआ, ये हम लोग पढ़े हैं। तो देखो, अगर देखें तो ये चार पैर पे चलता था, उसके बाद मानव क्या हुआ, बाइपेडल हो गया, दो पैर पे चलने लगा, दो हाथ फ्री हो गया। तो उसके स्केलेटन में क्या चेंजेस आ गए? अब हमारा स्केलेटन तो हमारे पास है, हम तो अपना इमेजिन करके स्केलेटन को लिख सकते हैं। केवल कुछ नहीं करना है, अपने स्केलेटन को इमेजिन करो, लिख दो। और इस स्केलेटन में जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारा वर्टिब्री है, ठीक है। वर्टिब्री कॉलम को जब खड़ा हुआ इंसान तो एस फॉर्म में हो गया। एस किस फॉर्म में हो गया? एस फॉर्म में हो गया। और एस फॉर्म में हो गया, क्यों हो गया? कि सॉकिंग जो सॉक लगे वो एब्जॉर्ब करे। जबकि इसमें चार कर्वेचर, बस कर्वेचर गिनाएंगे जब पढ़ाएंगे तब, लेकिन इसमें चार कर्वेचर और एप में कितने, दो कर्वेचर। देखो, यहीं पे अगर पेल्विक रीजन की बात करें तो ये बोन, पेल्विक वाला बोन लंबाई में ज्यादा है, लेकिन अगर ह्यूमन की पेल्विक की बात करें तो देखो यहाँ पे चौड़ाई में ज्यादा है। क्यों हुआ? इसको लॉजिक से अगर समझ गए तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में तो कुछ है ही नहीं। ये सबसे ज्यादा नंबर फिचिंग है। अगर आप एप से लेके ह्यूमन सेपियंस तक जाओगे, तो यही सीधे सीधे क्रमिक रूप से चेंजेस आएंगे इस स्केलेटन में। बस वो आइडेंटिफाई कर लिए एक बार तो इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में है ही नहीं कैरेक्टरिस्टिक के बाद। बात समझ रहे हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि अगर एप से ह्यूमन आता है, यूपीपीसीएस में एप से ह्यूमन में जब तब्दीलियां हुई या परिवर्तन हुआ तो स्केलेटन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या चेंजेस देखने को मिले, कंकाल तंत्र में क्या चेंजेस करने को लिए देखे। देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी लेमैन की तरह समझो कि ये हमारा क्या है, क्रेनियम है, या जो खोपड़ी है, खोपड़ी के पीछे ये पोर्शन लिखा उठा हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं वहीं अगर देखें हम ह्यूमन में तो ये उठा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे जो उठा है तो इसका भी कुछ कैरेक्टर है, कुछ रोल है। क्यों? क्योंकि चार पैर पे चलता है एप, तो यहाँ से क्या मसल्स जुड़े हुए हो होते हैं और इस सर को बैलेंस के रूप में, नीचे ना गिरे, बैलेंस के रूप में सपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो अगर लॉजिक से समझ गए तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कुछ नहीं है। एक मैंने खुद कोई आज तक कोई क्लास नहीं लिया किसी टीचर से, सेल्फ स्टडी किया, लेकिन हमने देखा कि बहुत व्याप्त है बच्चों में डर इसको एंथ्रोपोलॉजी को लेने में। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। डर या नहीं, डर के आगे जीत है। एक बार हिम्मत बांधिए, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा डर क्या है? दूसरा डर आता है सेल बायोलॉजी से लेके। अच्छा, हम कहें कि सेल बायोलॉजी को आप 10th तक जानते थे, 10th तक पढ़े हैं, बस उससे ज्यादा हमें नहीं जानना है। जो हम पढ़े हैं उसी को अप्लाइड करना है, उसी का अनुप्रयोग करेंगे हम ह्यूमन के बारे में। अगर कोई जेनेटिक डिजीज पढ़े हैं तो वो कैसे होता है, क्या कॉज करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यही जानना है। अगर जीन म्यूटेशन होता है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ये नेचुरल सिलेक्शन में क्यों हेल्पफुल है या क्यों नहीं हेल्पफुल है, ये जानना हमको है। एप्लीकेशन देख रहे हैं, अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या परिवर्तन हो जाएंगे, या कोई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर परिवर्तन में जो नंबर में चेंजेस हो रहे हैं तो उससे कौन सी डिजीज हो रही है, बस यही तो हमें एक्सप्लोर करना है। और सेल बायोलॉजी का
कोई नहीं, हमें तो जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी कैसे काम करती है और सेल क्या है। देखो ऐसे ही तो यूनिट है वो पढ़ा है। सेल, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम बनता है। और सिस्टम से हमारा क्या उसके बाद सिस्टम जब आ जाता है उसके बाद ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अब हम अपनी फंक्शनल यूनिट के बारे में नहीं समझेंगे, सेल के बारे में नहीं समझेंगे, तो हम क्या यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीव के बारे में समझ पाएंगे? नहीं, क्योंकि फंक्शनल यूनिट है ये हमारा मुख्य प्रकार है, फंक्शनल मतलब प्रकार्यात्मक यूनिट है, इकाई है। तो हम सेल को ऐसा नहीं है कि हम एक बायोलॉजी की तरह पूरे सेल के बारे में हम ये पढ़ जाएं कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रकार होते हैं, कहाँ पाया जाता है, ये हमसे कोई लेना देना नहीं भाई। हमें सिर्फ लेना देना क्या है, हमें सेल के बारे में कि ऑर्गेनिज्म बना तो इस ऑर्गेनिज्म में सेल का क्या रोल है और कैसे कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, टिश्यू बनता है या ऑर्गन बनता है, इसको एक मोटा मोटा समझ रखना हमें। और 10th तक यकीन मानिए, अगर 10th तक पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो 10th तक का एनसीईआरटी आप कोई भी जो भी बोर्ड से हैं एनसीईआरटी या कोई भी बुक है उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से बेस तैयार हो गए। इतना टाइम लगेगा। और क्यों डर? तो फिजिकल हो गया और हमारा क्या हो गया? सेल बायोलॉजी। इसी से दो चीज से डरते हैं। उसके बाद तो आपका इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, वो तो आप ही के फील्ड का है। अगर देखें तो अब मानव विज्ञान के एंथ्रोपोलॉजी के पेपर पे नजर डालते हैं कि पेपर, दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में क्या आता है कि मानव विज्ञान की, सीधी बात है कि आप मानव विज्ञान से क्या समझते हैं। आप मानव विज्ञान के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला यही होगा कि इसकी समझ आपकी कैसी है, और उसके ऊपर अनुप्रयोग जितने अप्लाइड पोर्शन है, कहाँ कहाँ अप्लाइड किया जाता है, ये है एक टॉपिक। दूसरा है शारीरिक मानव विज्ञान। शारीरिक मानव विज्ञान में हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन का फॉसिल्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे, और वो फॉसिल कैसे चेंज हो रहे हैं, जो जीवाश्म हो रहे हैं वो एप से, कपि से मानव तक आने में क्या क्या तब्दीलियां हुई, वो हम अध्ययन करेंगे शारीरिक मानव विज्ञान में। बस जो पीछे बताया। सामाजिक सांस्कृतिक मानव वैज्ञानिक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? हमारे धर्म आ जाएगा, जादू आ जाएगा, विवाह आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, नातेदार आ जाएंगे। भाई नातेदार को तो और समझते हो, आपके घर में तो नातेदार का भरमार होता है, नातेदार को ही समझना है, परिवार को समझना है, विवाह को समझना है। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि हर एक जगह में अगर देखें कि यूएस में कुछ अलग है, ठीक है, अफ्रीका में कुछ अलग दिखेगा, इंडिया में अलग दिखेगा, तो विविधता दिखेंगी और इतना इंटरेस्ट आएगा इस विविधता को पढ़ने में। जैसे कि जादू को पढ़ेंगे तो जादू को आज भी लोग मानते हैं, कहाँ के मानते हैं, क्या करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, झारखंड में जो विच के बारे में एक एक्ट आया, या इसको कहें डायन, डायन कर्म से रिलेटेड एक एक्ट आया। क्योंकि झारखंड में डायन कर्म देखा जाता था। जब आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में ये सारी चीजें आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमें टॉपिक मिलेगा आर्थिक और राजनीतिक मानव विज्ञान में। भाई आर्थिक, जब हम ह्यूमन आया और उसके बाद हम कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, कब से स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं? स्टोन एज से लेके और वर्तमान काल तक हम कैसे पहुंचे, अपने अभी जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो कैसे पहुंचे। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी हमारा एसटी के आर्थिक क्रियाकलाप देखते हैं, जनजातियों के क्रियाकलाप, लेकिन अभी बहुत बृहद रूप में हम तत्कालीन समाज को भी समाहित करके पढ़ते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि आर्थिक विकास कैसे हुआ। और आर्थिक विकास से हमारा कल्चर भी जुड़ा हुआ है। जैसे एक गरीब है तो गरीब झोपड़ी में सोएगा, ठीक है, और वो हाथ से खाना खाएगा। एक अमीर है, वो अमीर क्या करेगा? एसी में सोएगा, एसी में सोएगा और फॉर्क से क्या करेगा? खाना खाएगा, ठीक है। तो इसका कल्चर ये हो गया और झोपड़ी वाला का कल्चर ये हो गया। तो आर्थिक क्रिया कल्चर को प्रभावित करती है। वैसे ही राजनीतिक संगठन का उदय कैसे हुआ, शुरू में कैसा था संगठन, और वर्तमान में कैसे राज्य तक हम पहुंचे, इसके बारे में अध्ययन करना है। ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पारिस्थितिकी अगर पढ़ें, पारिस्थितिकी मानव विज्ञान में, तो ये हमारा ह्यूमन, मानव और पारिस्थितिकी में इंटरेक्शन कैसा होता है, और पहले कैसा था, अभी कैसा तब्दील हो गया, उसके बारे में देखेंगे। महामारी मानव विज्ञान ये देखना है। महामारी मानव में जैसे कोविड का इम्पैक्ट अगर देखना हो तो जितना बढ़िया एंथ्रोपोलॉजी वाला स्टूडेंट एनालिसिस कर लेगा महामारी मानव विज्ञान की सहायता से, उतना आम लड़के नहीं कर सकते हैं।
वैसे ही पुरातात्विक मानव विज्ञान के बारे में अगर देखें तो पुरातात्विक मानव विज्ञान में जैसे स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आईबीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज या सिंधु सभ्यता के बारे में, पसाड़ काल के बारे में पढ़े हैं, तो वो कैसे कल्चर चेंज हुए हैं, फॉसिल्स पे हम कैसे, देखो स्टोन एज तक या सिंधु सभ्यता तक कोई तो किताब लिखी नहीं जाती थी, इतिहास लिखा नहीं जाता था कि हमें जो भी मिलता था साक्ष्य के आधार पे, वो साक्ष्य के आधार पे हम क्या करते हैं, संस्कृति का विकास को समझने की कोशिश करते हैं। इसी साक्ष्य के आधार पे स्टोन एज या पसाड़ काल को समझे और जो भी है हम सिंधु सभ्यता को समझे। और भाषा, देखो भाषा सबका डिफर होता है, और भाषा से क्या ह्यूमन भाषा मानव विज्ञान में हम मानव विज्ञान की भाषा के बारे में ओरिजिन कैसे हुई और ये भाषा हमारे कल्चर के साथ कैसे समाहित है, यही तो देखना है। अगर कोई भी मान लो कि जापानी आए और जापानी आए इंडियन के सामने अपनी लैंग्वेज में बोले, जापानी लैंग्वेज में, तो हम उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, हमारा इम्पैक्ट उससे अच्छा नहीं हो पाएगा, हम उससे उसके साथ घुल मिल नहीं पाएंगे, हम उसकी संस्कृति नहीं समझ पाएंगे। तो भाषा की ओरिजिन का डायरेक्ट संबंध संस्कृति से है। ठीक है, तो ये हम पेपर फर्स्ट में बता रहे हैं कि ये टॉपिक है। नेक्स्ट में अगर चलें तो हमारा क्या है, जैविक मानव विज्ञान, जो पहले डिस्कशन कर लिया। जैविक मानव विज्ञान में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और प्लस जेनेटिक्स को समाहित किया जाता है। तो इसमें हम जैविक मानव विज्ञान में ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में क्या क्या अप्रोचेज आए हैं उसके बारे में देखेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। फिजिकल भी पढ़ेंगे, जेनेटिक भी पढ़ेंगे, चेंजेज क्या इंपैक्ट डालता है, जैसे जेनेटिक्स के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में। इसमें ही ह्यूमन रेस और क्लासिफिकेशन आ जाएगा, जैसे कि अगर मंगलोइड पाया जा रहा है, कॉकसॉइड पाया जा रहा है या ऑस्ट्रेलियोइड पाया जा रहा है, ये कहाँ पाया जाता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो एक का फोटो निकाल के देख लोगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रटने की जरूरत नहीं है आपको, या देखने से पता चल जाएगा कि मंगलोइड का आंखें क्या बिचकी हुई होती हैं, ठीक है, गाल की हड्डियां निकली हुई हैं, तो ये सब देखने से पता चलेगा। वैसे ही ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर भ्रूण में कैसा ग्रोथ होता है, भ्रूण से लेके जब कब्र तक जाता है तो इसके बीच में कितने स्टेज आते हैं और कौन कौन ट्रांजिशनल स्टेज हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसके लिए पोषण जो दिया जा रहा है, कहते हैं ना भारत कुपोषण से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो कुपोषण होगा तो इसके ह्यूमन ग्रोथ प्रभावित होगा कि नहीं, तो हम इसके बारे में ह्यूमन न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। मानव विज्ञान में शोध की प्रवृत्ति और विधियां देखेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे शोध किया जाता है, अवलोकन विधि से किया जाता है या प्रश्नावली के माध्यम से किया जाता है या सूची के माध्यम से किया जाता है, केस स्टडी के माध्यम से किया जाएगा। जेनेटिक में देखें तो हम पेडिग्री एनालिसिस से करते हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मानव में चिंतक, जो मानव विज्ञान में चिंतक हैं, थिंकर हैं, ये थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन क्योंकि इसके मटेरियल सबसे ज्यादा इंग्लिश में है, लेकिन एक बार अगर समझ गए, इनके बेसिक कंसेप्ट को समझ गए, तो आप लिखोगे। कुछ टर्मिनोलॉजी दिया गया है इनके द्वारा, बस उस पर पकड़ हो तो ये चिंतक भी आसान है। कि ये कुल मिला जुला के फर्स्ट पेपर की बात रही, और कहां से ये टफ है, और इतना ही टॉपिक है आपको कवर करने का, इससे 1% भी ज्यादा नहीं है। आप कह दें कि 1% ज्यादा है तो नहीं है। कितने टॉपिक बोले, अगर ओपन करें तो 2, 3 और इधर क्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ना है, उसके डायमेंशन पढ़ने हैं। तो दूसरा हमारा आता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा है, अपने समाज के बारे में, अपने इंडियन कल्चर के बारे में जानना है, और कोई चीज जो भी डिप्राइव्ड हैं, शोषित हैं या वंचित वर्ग हैं, तो उनको उत्थान का नजरिया कैसा हो, कैसे अपलिफ्ट किया जाए, ये नजरिया हमारा सेकंड पेपर बताता है। और सेकंड पेपर हमारा डायनेमिक है। डायनेमिक इन सेंस कि आपने अपने दिमाग को खोलना है, यहाँ पे खोले तो हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जितना डायमेंशन दे सकते हो डायमेंशन दो यहाँ पे सेकंड पेपर में। भारतीय मानव विज्ञान में पढ़ेंगे कि भारतीय मानव विज्ञान का विकास कैसे हुआ। पुरातात्विक में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, पसाड़ काल के बारे में, या लौ संस्कृति के बारे में पढ़ें, या ताम्र पसाड़ संस्कृति के बारे में पढ़ें, तो वो पुरातात्विक में पढ़ेंगे, जो कि पढ़ चुके हो आप लोग, तो ये भी आसान है। भारतीय जनसंख्यिकी डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी निर्जातियां भारत में पाई जाती हैं, और भाषा कितने हैं बोली जाती है भारत में, और इनका वितरण क्या है। क्या आप जीएस में नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे अप्रोच हम रखेंगे एंथ्रोपोलॉजी का, जीएस से हट के रखेंगे। पारंपरिक जो समाज की संरचना है, प्रकार है, जैसे वर्ण, पुरुषार्थ, ऋण, पुनर्जन्म, कर्म, ये सारे इसके बारे में पढ़ना।
भारत में जाति व्यवस्था क्या है, इसके ऊपर कौन कौन से प्रभाव डालते हैं, जाति व्यवस्था बदल रहा है कि या और प्रगाढ़ या समृद्ध हो रहा है, कैसा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बस यही देखना है। इसको जितना डायमेंशन दे लो। पवित्र संकुल विद्यार्थी द्वारा दिया गया प्रकट मानव आत्मा अटूट क्रम का, ये दो कंसेप्ट हैं जो हर जगह यूज कर सकते हो। अगर एसटी को अपलिफ्ट करना चाहते हो, उत्थान करना चाहते हो, तो इसके बिना इस ह्यूमन सोल कॉन्टिन्यूम के बिना नहीं कर सकते हम, जब तक ये नहीं समझेंगे। तो ये एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट में अगर देखें तो हमारा क्या है कि विभिन्न धर्मों में, जैसे भारत में जो धर्म पाए जाते हैं, उन धर्मों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, जनजाति का, जैसे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, इनका जनजाति और समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। भारतीय गांव, भाई भारत क्या है, बेसिकली गांव का ही समूह मानते हैं। अगर भारतीय गांव को समझ लिए तो भारत को समझ लिए। 68.2% लोग 68.2% लोग कहाँ, भारत के गांव में रहते हैं, और यही डिसाइड करते हैं भारत के कल्चर, और या यही कहें कि भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भारतीय गांव के बारे में उस पे तत्कालीन प्रभाव देखा जाए कि अगर आधुनिकीकरण हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा, समाजीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो हमारी भारतीय गांव की परंपरा थी, जिसको बोलते हैं जजमानी जजमानी प्रणाली, जजमानी प्रणाली पे कौन कौन सा प्रभाव पड़ा, तो ये सारे हमें स्ट्रक्चर में इसको पढ़ना है। वैसे ही एस टी एस सी या पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, सरकार का कदम क्या है, इनका विकास के लिए क्या किया जा रहा है, मानव विज्ञान का क्या दृष्टिकोण है, इसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, ये सारे ही इसमें है। तो ये हमारा सोशल जस्टिस में भी पार्ट है, तो क्यों डर रहे हो इससे। सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन हुआ कैसे हुआ, एक तो स्वतंत्रता पूर्व हुआ, जब ब्रिटिश कालीन की बात करें चाहे एंशिएंट के बारे में, तो स्वतंत्रता पूर्व की बात देख लेंगे, और एक स्वतंत्रता के बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसमें जितने प्रावधान थे उसने क्या क्या चेंजेस किया। जनजाति के प्रशासन का इतिहास के बारे में देखेंगे कि जनजातियों का प्रशासन का इतिहास क्या रहा है, पहले स्वतंत्रता पूर्व और बाद में क्या है। और एनजीओ है, ये एसटी की समस्या को सॉल्व करने के लिए ये एनजीओ को क्यों प्रमोट किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला जुला के बस इतना ही हमको अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद हमें कोई और चीज अध्ययन नहीं करना है। चलिए, आज मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग की एंथ्रोपोलॉजी को लेकर जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई होंगी, जो डर होगा वो मिनिमाइज हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको परेशानी रहती है हिंदी से लेके एंथ्रोपोलॉजी को, तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। बहरहाल हमने यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे एंथ्रोपोलॉजी के सोर्सेस बताए हैं। बाकी अगर एंथ्रोपोलॉजी पे आपको कोई किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे लेके आ जाऊंगा वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच।